नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर इतिहास के श्रृंखलाबद्ध वीडियो का तीसरा वीडियो कार्बन 14 C14 इस बारे में आपको बता रहा हूं। क्या है जो C14 है, कार्बन 14, ये आरंभिक इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। इतिहास का वो समय जिस समय को जानने के लिए हमारे पास में कोई लिखित सामग्री, लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, उस समय का इतिहास पुरातत्व की सहायता से, आर्कियोलॉजी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो पुरातत्व है, पुरा प्लस तत्व, ये दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है पुरातत्व। पुरा यानी प्राचीन और तत्व यानी सामग्री और वस्तु, यानी प्राचीन सामग्रियां या वस्तुएं जो उस समय के मानव ने इस्तेमाल किया था, चाहे वो बर्तन हो, औजार हो, हथियार हो या स्वयं मानव का कंकाल हो, ये सभी पुरातात्विक सामग्रियां हैं। और इन पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है कि उस समय के मानव कैसे दिखते होंगे, कैसे रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या करते होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले उस पुरातत्व की सहायता से भूमि की खुदाई करके सामग्रियों का निकाला जाता है, उत्खनन किया जाता है, और फिर उन प्राप्त सामग्रियों का सबसे पहले कालक्रम यानी उम्र निश्चित किया जाता है कि वो कितना प्राचीन है। और सामग्रियों का उम्र निर्धारण करने के लिए ऐसे अनेक विधियां, जिनमें कार्बन 14 C14, यूरेनियम पद्धति, लेकिन सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला जो पद्धति है वो C14। कार्बन 14 से उसी पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन हो सकता है जिसमें जीवाश्म मौजूद हो, फॉसिल्स। सबसे पहले अब यह प्रश्न है कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म, जीव प्लस अस्म, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है जीवाश्म। जीव का मतलब है कि जिसमें पहले जीवन हो, यानी सजीव हो, चाहे वो पेड़ पौधा और जीव जंतु हो। और अस्म मतलब होता है बचा हुआ, शेष, यानी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का
बचा खुचा अंश अवशेष। लेकिन जीवाश्म उस पदार्थ में भी हो सकता है जिसमें पूर्व में जीवन नहीं रहा, सजीव नहीं रहा हो, लेकिन उसमें बाद में कालक्रम में जीवन का अंश मिल गया हो। जैसे मिट्टी, मिट्टी में कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे का पत्ता टहनी, इसका अंश मिल जाता है, इसलिए मिट्टी में भी जीवाश्म की मौजूदगी हो जाती है। जैसे ईंट मिट्टी का बना हो, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है तो ईंट में भी जीवाश्म की मौजूदगी। तो चाहे वो पहले उसमें जीवन रहा हो जैसे लकड़ी, चाहे जिसमें जीवन पूर्व में नहीं रहा हो जैसे मिट्टी, मिट्टी से बना ईंट और बर्तन, ये सभी जीवाश्म। और जीवाश्म का होना पुरातात्विक सामग्री में आवश्यक है C14 से उसका उम्र या काल निश्चित करने के लिए। अब C14 को ही हम लोग कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। अब C14 से किसी भी वस्तु का उम्र ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो C14 यानी कार्बन 14 एक रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय मतलब रेडियो एक्टिव। तो जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो है कार्बन 14। अब सबसे पहला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? तो इसके बारे में सबसे पहले हेनरी बैकुरल ने बताया था, और उन्होंने रेडियो सक्रियता का पता लगाया, रेडियो एक्टिविटी, और इसी रेडियो एक्टिविटी पर कार्य करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है। तो इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाहर भी बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, और उसी विशेष गुण को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और वो जो विशेष गुण है कि वो पदार्थ भूमि के अंदर रहे, भूमि के ऊपर रहे, पानी में रहे, हवा में रहे, कहीं भी रहे, उसका एक निश्चित रेट से क्षय होते रहता है, उसके द्रव्यमान यानी मास में कमी होते रहती है। और ये जो उसके द्रव्यमान यानी मास में कमी हो रही है, उस पदार्थ में क्षय हो रहा है। ये जो द्रव्यमान का क्षय हो रहा है, तो यही द्रव्यमान जो ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, और वो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है अल्फा, बीटा, गामा, इस रेडिएशन के रूप में, जिसके कारण उसका द्रव्यमान लगातार कम होते जाता है। तो C14 भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, और हर रेडियो एक्टिव पदार्थ का एक हाफ लाइफ होता है, अर्ध आयु, और C14 का अर्ध आयु है 5618 वर्ष। C14 का जो आयु है, अर्ध आयु 5618 वर्ष, इसको हम लोग करते हैं अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ, यानी इतने वर्ष में ये बिल्कुल घट करके आधा हो जाए। अब प्रश्न है कि आखिर इससे हम लोग C14 से उम्र कैसे पता करें? तो कोई भी
सजीव जगत में हो पेड़ पौधा जीव जंतु, उनका जैसे ही जन्म होता है तो शरीर उनका 2 कार्बन से बनता है, एक C12 और दूसरा C14, जिसमें C12 नॉन रेडियो एक्टिव है, इसका क्षय नहीं होता, लेकिन C14 रेडियो एक्टिव है, इसका क्षय होने लगता है। यानी जब तक वो सजीव है, जीवित है, तब तक C12 C14 दोनों बराबर मात्रा में 100% है, और जैसे ही उनका नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, दोनों कार्बन बनना बंद हो जाता है, मृत्यु के समय 100%। लेकिन मृत्यु के बाद दोनों बनना बंद हो गया, दोनों 100% बना था, लेकिन मृत्यु के बाद जैसे जैसे समय निकलते जाएगा तैसे तैसे C14 घटते चला जाएगा, लेकिन C12 जितना बना था 100% उतना ही मौजूद रहे। और जब उस पुरातात्विक सामग्री को निकाले तो उसमें यह देखा जाता है टेस्ट करके, पहले तो उसको जला दिया जाता था, कार्बन प्राप्त किया जाता था, कार्बन को 2 भाग में बांट दिए, C12 C14, लेकिन अब सुपर कंप्यूटर की सहायता से ये आसान हो, और देखा जाता है कि उस मौजूद पदार्थ में C12 की तुलना में C14 कितना % बचा हुआ, क्योंकि C12 है 100%, तो C14 कितना % है। तो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कोई पदार्थ प्राप्त हुआ, उसमें 25% C14 मौजूद है, तो अब ये जानना है कि ये 25% मौजूद है तो कितना है पुराना। तो या तो आप 25 को 2 गुना करते हुए, डबल करते हुए 100 तक ले जाइए, या 100 को हाफ करते हुए 25 तक ले आइए। अगर 2 गुना करते चलें तो 25% है तो 50% होगा, 2 गुना 1 हाफ लाइफ, फिर 50 को 2 गुना करेंगे 100%, 2 हाफ लाइफ, या हाफ करें तो 100 को आधा करेंगे 50%, 1 हाफ लाइफ, और फिर 50 को आधा करेंगे 25%, 2 हाफ लाइफ। यानी कि अगर किसी में 25% की मात्रा मौजूद है तो उन्होंने 2 हाफ लाइफ को पूर्ण कर लिया, यानी 5618 बरस 1 हाफ लाइफ गुने 2, तो जो आएगा 5618 गुना 2, वही उसका कालक्रम होगा, वो वस्तु उतना पुराना होगा। और जब उसका कालक्रम निश्चित कर दिए तो उस वस्तु के आधार पर वह वस्तु कितना पुराना था, कहां तक उसको ले जाए इतिहास में, ये अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि C14 को आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब अगला वीडियो नेक्स्ट प्रस्तुत होगा। जय हिंद, जय भारत,